गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति वन विषय के अंतर्गत हमारी प्रमुख विचारधारा उदारवाद का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में उदारवाद के सामान्य अर्थ, उसकी उत्पत्ति, उसके उदय, विकास तथा उसके प्रकृति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम देखते हैं उदारवाद के रूप। देखिए, सामान्य तौर पे उदारवाद के दो रूप पाए जाते हैं। एक है परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद, दूसरा है आधुनिक उदारवाद। परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जान सकते हैं, पर मोटे तौर पे आप इनको दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद। देखिए, जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल लिबरलिज्म जो कहा जाता है, उसमें परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत धर्म को व्यक्ति की आंतरिक और निजी मामला मानता है। मतलब आप देखिए, कल भी हमने उल्लेख किया था और एक बार पुनः स्मरण कराते हैं कि जब मध्यकाल की समाप्ति होती है और आधुनिक काल की शुरुआत होती है, या फिर ये कहें कि यूरोप में जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, कला साहित्य विज्ञान में जब उन्नति हुई, तो उस समय धर्म और राजनीति या नैतिकता या राजनीति, इनको काफ़ी कुछ अलग सेपरेट किया गया। चर्च और राज्य के मध्य जो संबंध थे या जो ईसाईयतवादी जो प्रभाव था राज्य पर, इन सब को बिल्कुल अलग अलग किया गया और राजनीति में इनके हस्तक्षेप को बिल्कुल दूर करने का काम किया गया। अब ये जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, वो धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है। धर्म का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया कि व्यक्ति को धर्म में माने, धर्म में विश्वास करे न करे, ये उसके आंतरिक एक भाव है। ठीक है, ये व्यक्ति के स्वतंत्रता पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उसको स्वतंत्र कर दो, क्योंकि ये मान के चलता है कि व्यक्ति विवेकशील है, उसके अंदर विवेक है, बुद्धि है, उसी के आधार पर वो सब कुछ अपना अच्छा कर सकता है। इसलिए व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध मत रखो, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। कौन सी? परंपरागत उदारवाद की धारणा। तथा सीमित राज्य के अस्तित्व को स्वीकार कर उसका समर्थन करता है। अब राज्य के ज़्यादा हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ये मानता है कि राज्य का जितना ज़्यादा हस्तक्षेप होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित होगी, और स्वतंत्रता सीमित हम बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। व्यक्ति को बिल्कुल खुली स्वतंत्रता देना चाहते हैं। इसलिए राज्य का जितना कम हो सके उतना ही हस्तक्षेप होना चाहिए। न्यूनतम राज्य का ये समर्थक है, अर्थात इसको सीमित राज्य भी कह सकते हैं, क्योंकि राज्य हर एक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब आप समझिए, जैसे सिंपल सी बात है, व्यक्तिवादी जो विचारक हैं, ये जो उदारवादी परंपरा में से निकले हुए हैं, वो ये कहते हैं कि राज्य सिर्फ एक पुलिस स्टेट का अपना काम निभाए, अर्थात सुरक्षा, कानून व्यवस्था को लागू करना, न्याय और जेल व्यवस्था। इनके अतिरिक्त राज्य का किसी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में बिल्कुल न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। केवल जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, न्याय की व्यवस्था है, कि ये इनके अलावा किसी प्रकार की और कोई जो राज्य है वो भागीदारी नहीं निभाए। इसलिए राज्य को कम से कम न्यूनतम राज्य या सीमित राज्य का समर्थक है ये। ठीक है, एक एक शब्द स्पष्ट आपको समझना है। सामाजिक प्रतिमान में एकता की बात करता है। कालांतर में उदारवाद एक क्रांतिकारी विचारधारा न होकर एक वर्ग विशेष पूंजीवादी विचारधारा बन जाती है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो पिछले 500 वर्षों से कंटिन्यू, भले अपने आप को अपने समय के साथ मॉडिफाई करती रही, अपने आप को गतिशील रखती हुई, अपने आप में समय के अनुकूल परिवर्तन करते हुए आज भी ये व्यवस्था है। तो अभी ये कुछ समय के बाद में ये जिस प्रकार से है ना कि मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद क्रांतिकारी विचारधारा जो हिंसा पर बल देता है, लेकिन ये इस प्रकार से न होकर ये समय परिस्थितियों के अनुसार देखते हुए आगे बढ़ती है। तथा ये क्या कहा जाता है कि इसका जो एक वर्ग है वो पूंजीवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हो रहा है या उसका समर्थन करता है। ये रूप निजी संपत्ति का समर्थन करता है। अब व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो तो स्वाभाविक है कि वो संपत्ति भी अर्जन करेगा, और तो ये व्यक्ति की जो निजी प्रॉपर्टी होती है, निजी संपत्ति होती है, उसका पूरा पूरा समर्थन करती है। इसके कारण मानवीय जीवन में असमानता का आगमन शुरू हो जाता है। अब देखिए,
ये होता ये है कि जब निजी संपत्ति होगी तो निजी संपत्ति को कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि निजी संपत्ति से धीरे 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 मानवीय समाज में असमानता होगी। कुछ लोग जो साधन संपन्न हैं, शक्तिशाली हैं, वो अपने पास बहुत अधिक मात्रा में निजी संपत्ति का संग्रह कर लेते हैं, लेकिन जो साधनहीन है या निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, वो फिर उनके पास संपत्ति नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि मानव जीवन में या मानव समाज में असमानता का आगमन शुरू हो जाता है। एक अमीर हो जाता है, दूसरे गरीब रह जाते हैं। ठीक है, तो उदारवाद अब पूंजीवाद का पर्याय माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है, निजी संपत्ति का आविर्भाव है, तो धीरे 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 ये पूरी तरह से एक यूँ कहेंगे कि आर्थिक क्षेत्र की ओर ज़्यादा झुकाव रखती है, और पूंजीवादी हर क्षेत्र में मतलब स्वतंत्रता का पक्षधर है। तो ये जो उदारवाद है वो पूंजीवाद का भी एक प्रकार से पर्याय माना जाता है या उसका समानार्थी समझा जाता है। इसी उदारवाद समर्थित पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में वैज्ञानिक मार्क्सवादी क्रांति की शुरुआत होती है कि जब ये पूंजीवाद अपने चरम सीमा पर था, जो मालिक हैं वो मजदूरों का शोषण कर रहे थे या श्रमिकों का शोषण कर रहे थे। तो आपने मार्क्सवाद में भी पढ़ा होगा कि जो बुर्जुआ वर्ग, जो अमीर लोग कहे जाते हैं, और जो सर्वहारा, जो सामान्य मजदूर वर्ग कहे जाते हैं, तो बुर्जुआ सर्वहारा का शोषण करते हैं। तो इसी खिलाफ, यानी जो उदारवाद समर्थन करता है पूंजीवाद का, इसी पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में वैज्ञानिक मार्क्सवादी क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, अभी वैज्ञानिक मार्क्सवादी सिद्धांत किसने दिया था आपको पता है? कार्ल मार्क्स ने। इसके आगे की जो विचारधारा है हम उसी पर आएंगे। तो ये क्या करता है कि मार्क्स है वो इस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके वहाँ पर सर्वहारा की जो अधिनायकवाद या यूँ कहें कि मजदूरों की तानाशाही स्थापित होती है, और फिर अंत में वो साम्यवाद में बदल देना चाहता है। ठीक है, तो इसी पूंजीवादी व्यवस्था में जब शोषण होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग अर्थात सर्वहारा वर्ग अमीर लोगों के खिलाफ, बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ बड़ी हिंसक क्रांति करता है और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके वहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये किसके खिलाफ हुआ? पूंजीवाद। और पूंजीवाद उदारवाद से समर्थित है। मानवीय जीवन में असमानता को मिटाकर समानता लाने के लिए संघर्ष की बात मार्क्स करता है। मार्क्स इसी प्रकार की जो अमीर गरीब की जो असमानता है उसको मिटाकर समानता लाने की बात, और समानता किसी प्रकार से कोई हृदय परिवर्तन से नहीं आ सकती, वो संघर्ष की बात करते हैं, हिंसक संघर्ष की बात करते हैं, जिसके फलस्वरूप उदारवाद अपना स्वरूप है वो बदल देता है। उदारवाद को लगता है कि नहीं, हमें कुछ परिवर्तन करना बेहद ज़रूरी है, अगर परिवर्तन नहीं कर पाए तो फिर हमारी ये जो उदारवादी विचारधारा टिक नहीं पाएगी। तो उसने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित किया, स्वरूप में किया, जिसको हम आगे अपन कहें कि सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा परंपरागत शास्त्रीय उदारवाद में कि इस प्रकार से सब कुछ था। फिर आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद क्या है उसको अपन देखते हैं, लेकिन इससे पहले अपन देख लेते हैं कि नकारात्मक उदारवाद है उसकी विशेषताएं क्या क्या थी जो अभी हमने पढ़ा है। तो उसमें देखो, व्यक्तिवाद पर सबसे अत्यधिक बल दिया जाता है। व्यक्तिवाद पर अत्यधिक, मैंने व्यक्तिवादी है, व्यक्ति को सर्वोच्च मानते हैं, व्यक्ति को साध्य मानते हैं। आई बात समझ में? और साधन केवल कौन है? राज्य है। दूसरा, मानव को मध्य युग की धार्मिक और सांस्कृतिक जंजीरों से मुक्ति पर बल देता है। जो मनुष्य है, जो मध्य युग की धर्मांधता है, रूढ़िवादिता है, और जो सांस्कृतिक जंजीरें हैं, जो जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, इन सभी से बिल्कुल मुक्ति पाने, इनसे बिल्कुल स्वतंत्र करने की ओर वो पूरा पक्षधर है, उसका समर्थक है। तीसरा है, मानव व्यक्तित्व के असीम मूल्य और व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता है। मानवीय जीवन, मानवीय व्यक्तित्व को सर्वोच्च स्थान देते हुए तथा व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता है, व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास रखता है, तथा मानव की विवेकशीलता और अच्छाई, मानव की मानवता के लिए कुछ प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति में विश्वास पर यह बल देता है। तो ये था नकारात्मक उदारवाद। ठीक है, अब हम देखते हैं आधुनिक उदारवाद में क्या क्या बातें हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि पूंजीवाद के विरुद्ध में जब मार्क्सवादी हिंसक क्रांति होती है तो ऐसा एक समय खतरा मंडराने लगा था कि अब शायद उदारवाद खत्म हो जाएगा। तो लेकिन उदारवाद ने क्या देखा कि तत्कालीन विश्व परिस्थितियों को देखते हुए, विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में जो स्वरूप दिखाई दिया उसको लगा कि साम्यवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ये देर सवेर उदारवाद के लिए खतरा हो सकता है। तो उसने समय परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को बदलना उपयुक्त समझा और उसमें कुछ परिवर्तन किए। तो ये आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद के अपन नाम से समझ सकते हैं। तो देखिए, यह सिद्धांत है, ये लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। बात समझ में आ गई?
जो परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद है वो लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन नहीं करता है। अब यहाँ पे राज्य की भूमिका बढ़ती जा रही है। राज्य को ये काम सौंपा गया है कि आप लोक कल्याण का काम करें। आप समझ सकते हैं, पहले ये काम नहीं था लेकिन अब काम हो गया। यानी समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित जो वर्ग है उनको ऊपर उठाने का, उनको मुख्य धारा में लाने का कार्य अब किसको सौंप देगा? राज्य को। राज्य का हित क्या रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करें। इसलिए आधुनिक उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। ये आपको अच्छे ढंग से समझना, ये इसकी विशेषता है। तथा निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने व पूंजीपतियों पर कर की वकालत की जाती है। अब जो परंपरागत उदारवाद था उसमें निजी संपत्ति पर व्यक्ति को खुली छूट थी कि व्यक्ति निजी संपत्ति रख सकता है कितनी भी मात्रा में, लेकिन यहाँ पे आधुनिक उदारवाद में कहा कि नहीं, निजी संपत्ति पर कुछ अंकुश लगाया जाना जरूरी है। ठीक है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी पर, पर्सनल असेट पर एक प्रकार का कंट्रोल रखने तथा जो भी पूंजीपति लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उन पर टैक्स लगाने की पूरी वकालत आधुनिक उदारवाद करता है। आप समझ सकते हैं, 3 बातें आपको याद रखनी है जो बिल्कुल परंपरागत राजनीति मतलब परंपरागत उदारवाद से बिल्कुल भिन्न है। ये क्या कहता है? ये लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने की बात करता है, पूंजीपतियों पर कर लगाने की वकालत करता है। तो 3 बातें हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जो परंपरागत उदारवाद में ये बिल्कुल बातें थी ही नहीं। बात समझ में आई? अब देखिए, आपको मैं बताऊं, हर्बर्ट स्पेंसर उदारवाद के बारे में लिखता है कि पहले के उदारवाद का कार्य राज्यों की शक्तियों को सीमित करना था और भविष्य के उदारवाद का काम व्यवस्थापिकों की शक्तियों को सीमित करना होगा। ये हर्बर्ट स्पेंसर कहते थे। वो पहले के उदारवाद मतलब नकारात्मक उदारवाद में उसमें क्या था और बाद में आने वाले भविष्य में क्या होगा उसके संबंध में। आप फिर देखते हैं जो जॉन लॉक, जो अभी मैं आपको आ रहा हूँ, जो उदारवाद के अपने जनक हैं, उनके बारे में, उनके व्यक्तिगत विचारों का अपन अध्ययन करेंगे सेपरेट। लेकिन लॉक के बाद में जो बेंथम आए, टॉमस पेन आए, मॉन्टेस्क्यू आए, रूसो आए, ऐसे कई विचारकों ने उदारवादी दर्शन को आगे बढ़ाया, इस परंपरा को लंबे समय तक आगे ले जाए। और उन्होंने न केवल शक्ति, विवेकशीलता, तर्कशीलता, योग्यता का पक्का विश्वास अभिव्यक्त किया, बल्कि व्यक्ति के कार्यों में शासन का हस्तक्षेप न करें, इस पर भी जोर दिया। आई बात समझ में? मतलब देखिए, ये जो उदारवाद है, ये विचारधारा आज भी क्यों विद्यमान है? क्योंकि इसमें केवल शक्ति, विवेकशीलता, तर्कशीलता, योग्यता सबको इसमें अभिव्यक्त किया है तथा व्यक्ति के कार्यों में शासन के हस्तक्षेप न करें, इस पर भी जोर दिया गया है। इसी के फलस्वरूप आप देखते हैं कि दुनिया में जितनी क्रांतियाँ हुई, जितनी स्वतंत्रता संग्राम हुए, चाहे अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हो या फ्रांस की क्रांति हो या मानवाधिकार की जो घोषणा है, सब कुछ इसी उदारवाद के इर्द गिर्द घूमता है। इसी से वो प्रेरित होकर आगे बढ़े हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी के उदारवाद को परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद या उद्दांत उदारवाद भी कहा जाता है। यह उदारवाद नकारात्मक चरित्र का था। इस उदारवाद को मानवीय प्रतिष्ठा, तर्कशीलता, स्वतंत्रता, मानव के व्यक्तिवाद पर बल देने के बावजूद इसका मौलिक चरित्र नकारात्मक था। इस दृष्टिकोण में स्वतंत्रता को बंधनों का अभाव माना गया। पूंजीवादी वर्ग को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जो राज्य कम से कम शासन करे वो सर्वोत्तम है। आर्थिक क्षेत्र में से संपत्ति के अधिकार, मुक्त व्यापार का समर्थन किया। तो ये आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार का जो परिवर्तन हुआ उसके संबंध में क्या क्या है इसको अपन ने देखा। अब देखते हैं उदारवाद और लॉक, जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा या जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो देखिए, लॉक का जो दर्शन है, लॉक की जो फिलोसॉफी है, वो उदारवाद के संबंध में क्या कहता है, तो एक बिंदुवार अपन देखते हैं इसको। देखिए, लॉक ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। मतलब आपको ये भी पता है, लोग एक सामाजिक समझौतावादी विचारक है। वो ये कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो किस लिए हुई है कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए एक सामाजिक समझौता हुआ, उससे ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य एवं व्यक्ति दोनों के संबंध आपसी समझौते पर आधारित है। अब राज्य और व्यक्ति क्योंकि समझौता हुआ है तो दोनों के जो संबंध है वो एक समझौते पर आधारित है। और जब कभी भी राज्य समझौते की आवश्यक शर्तों को करेगा तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि उसका उत्तरदायित्व भी है। मतलब आप समझ सकते हैं, राज्य व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बना है। ये दोनों के मध्य समझौता है। जब तक जो समझौते हैं उसी के अनुसार पालन करता रहेगा तब तक राज्य को किसी प्रकार के नहीं, लेकिन जब राज्य समझौतों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो व्यक्ति को उसका पूरा विरोध करने का भी पूरा अधिकार है। फिर ये उन्होंने बताया कि कानून का आधार विवेक न कि आदेश।
मतलब जो भी कानून का निर्माण किया गया वो विवेक सम्मत है, उसको किसी आदेश के तहत मतलब उनको क्रियाशील करने की आवश्यकता को उन्होंने बल दिया है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वे सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। कम से कम मतलब आप कहोगे सीमित राज्य की बात करते हैं, लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। राज्यों की आवश्यक बुराई क्यों? क्योंकि इसको रखना भी मजबूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि एक पुलिस स्टेट जैसे कि यूँ समझ सकते हैं अपन की युद्ध हो गया है, आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न्याय व्यवस्था के लिए, जेल व्यवस्था के लिए, अपराधियों को दंडित करने के लिए, उसके लिए तो राज्य की आवश्यकता होगी। इस वजह से राज्य को रखा, वरना इनके अलावा शेष कार्यों में राज्य को किसी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया गया है। फिर मानव को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, इस पर भी बल देता है। और स्वतंत्रता से तात्पर्य सभी सत्ताओं से मुक्ति या नकारात्मक स्वतंत्रता माना गया जो बंधनों का अभाव माना गया। इसलिए आप समझ सकते हो कि जॉन लॉक नकारात्मक स्वतंत्रता या नकारात्मक उदारवाद की पूरी वकालत करते हैं, ठीक है। अब सामाजिक आधार पर उदारवाद समाज को एक कृत्रिम संस्था मानता है। सामाजिक आधार पर उदारवाद समाज को क्या मानता है? एक कृत्रिम संस्था मानता है, क्योंकि इसका निर्माण मनुष्य ने किया था। ये कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के हितों को पूरा करना था। व्यक्ति के उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया था, व्यक्ति के हितों के लिए। तो समाज का उद्देश्य व्यक्ति के स्वार्थ की सिद्धि था। व्यक्ति के हित के द्वारा समाज के हित को संभव बनाया गया। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद मुक्त व्यापार तथा समझौतों पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करता है। इससे नकारात्मक उदारवाद इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये स्वरूप राज्य में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के हस्तक्षेप और नियंत्रण पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब लेजर फेयर की पॉलिसी जो थी कि किसी भी प्रकार से जो इस अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप राज्य के द्वारा नहीं किया जा सके, राज्य के द्वारा नियंत्रण भी नहीं रखा जा सके, ठीक है। फिर भी इस जो नकारात्मक उदारवाद है इसकी आलोचना भी की जाती है। जैसे सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद का अत्यधिक खुलापन नैतिकता के विरुद्ध है। सीमित राज्य जन कल्याण विरोधी अवधारणा है। उदारवाद का आर्थिक समाज बाजारू समाज है जो केवल बुर्जुआ वर्ग के हितों को ध्यान रखता है और सामान्य व्यक्ति के हितों की अनदेखी करता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को उष्णकल बनाते हैं जो समाज के हितों के बिल्कुल विपरीत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कई मुद्दों पर इसकी आलोचना भी की जाती है। अब जो वर्तमान का जो हमारा है आधुनिक या समसामयिक उदारवाद जो वर्तमान में चल रहा है वो किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए गए और किन बातों पर बल देता है। तो एक बार मैं पुनः आपको स्मरण करा देता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियाँ बदली तो उन परिस्थितियों में उदारवाद ने भी व्यापक अपने आप में बदलाव किया। मार्क्सवाद समाजवाद के डर से उदारवाद में सुधार कर सकारात्मक धारणा का जन्म हुआ। अब ये जो है ना आधुनिक उदारवाद, इसमें मार्क्सवाद और समाजवाद इनका थोड़ा सा मिला जुला स्वरूप भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी चुनौती किन से है कि मार्क्सवाद और समाजवाद से। तो क्यों ना हम थोड़ी बहुत उनसे प्रेरणा लेकर हमारे में परिवर्तन करें ताकि हम एक स्थायी और दृढ़ बनकर बने रहें, ताकि हमारे इस उदारवाद पूंजीवादी व्यवस्था में किसी प्रकार की संकट ना आ सके। तो वर्तमान है तो मैं आपको स्पष्ट कराता हूँ कि आधुनिक उदारवाद है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। ये व्यक्ति के सभी क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता देकर सर्वांगीण विकास पर बल देता है। आई बात समझ में? व्यक्ति के सभी क्षेत्रों पर संपूर्ण स्वतंत्रता देकर सर्वांगीण विकास पर बल देता है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर अधिकार प्रदान करने पर बल देता है। सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान करता है, किसी को वंचित नहीं करता है। व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। जनता का विकास और वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में विश्वास रखता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, व्यापक राजनीतिक सहभागिता पर बल देता है। राज्य सामाजिक हित की पूर्ति का सकारात्मक साधन है। समाज में व्याप्त सांप्रदायिक और वर्गगत असंतोष कम करने पर बल देता है। लोकतांत्रिक समाज की राजनीतिक संस्कृति पर बल देता है। उदारवाद के यह स्वरूप क्रांतिकारी तरीकों से विपरीत सुधारवादी, शांतिपूर्ण और क्रमिक सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखता है। यह स्वरूप अल्पसंख्यकों, वृद्धों, दलितों के विशेष हितों को संवर्धन करने पर बल देता है। आधुनिक उदारवाद बाजार व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। यह सामाजिक हित की पूर्ति की बात करता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों पर बल देता है। लोकतंत्र की समस्याओं पर नए ढंग से विचार करने पर बल देता है। तो इन सभी अपनी जो मूल बातों को लेकर ये चलता है। फिर भी इसकी भी आलोचना की जाती है आधुनिक उदारवाद की, कि ये जो उदारवाद का जो स्वरूप है वो बुर्जुआ वर्ग का एक प्रकार का दर्शन है। ये मूलतः पूंजीवादी और यथास्थितिवादी परिस्थितियों पर बल देता है। ये स्वरूप गरीबों के क्रांतिकारी आवाज़ को दबाने का एक सहारा है। ये ये राज्य को शक्तिशाली बनाता है ताकि गरीबों को राजनीतिक वैधता के नाम पर दबा सकें। ये पूंजीवादी वर्ग से संबंधित धारणा है।
इसका सामाजिक न्याय मात्र एक ढकोसला है, एक मजाक है और कुछ ही नहीं है। यह स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों को बनाया जाना राज्य पर छोड़ता है और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त भी नहीं करता है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। तो ये हमने अभी देखा कि जो हमारा उदारवाद विचारधारा है, जिसके दो प्रकार हमने नकारात्मक सकारात्मक, अर्थात परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद या आधुनिक उदारवाद, और उसके साथ ही हम जो हमारे जॉन लॉक जो उदारवाद के जनक हैं, इनके जो क्या विचार हैं, इन सभी बातों का आज हमने डिस्कशन किया।